देखिए कहीं कहीं लिखा होगा गॉस, ठीक है, और गॉस लिखा होगा, गॉस लिख रहा है, थोड़ा सा कहने में अच्छा लगता है इसीलिए। ठीक तो है, ध्यान से समझिए। तो गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय, ठीक है, गॉस का जो प्रमेय है उसी को गॉस का नियम भी कहते हैं, यानी गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय कहिए, ठीक है। इनको हम पढ़ने चल रहे हैं। गॉस का नियम एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की आपके दृष्टि से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है, गॉस का नियम, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, गॉस का नियम क्या है। देखिए गॉस नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, गॉस नामक एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। गॉस नामक वैज्ञानिक ने किसी पृष्ठ से होकर के, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में इन्होंने बताया था। गॉस ने क्या बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में, और फ्लक्स और किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स और उस पृष्ठ से बद्ध मतलब उस पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश के बीच संबंध को स्थापित किया था। क्या किया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश के साथ क्या किया था, संबंध स्थापित किया था, जिसे गॉस का नियम या गॉस का क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि गॉस नामक वैज्ञानिक ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स और क्या है उस पृष्ठ से बद्ध आवेश के बीच संबंध स्थापित किया था, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या किया था, संबंध स्थापित किया था, जिसे गॉस के नियम के नाम से जानते हैं। किसके नियम के नाम से जानते हैं, गॉस के नियम के नाम से जानते हैं। आज गॉस के नियम को जानेंगे भी, गॉसवा ने क्या कहा था, इस नियम को जानेंगे भी और इसे प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। तो गॉस के नियम को हम क्या करेंगे, जानेंगे भी और प्रूव भी करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमने नाम लिया है बंद पृष्ठ, ये जो बंद पृष्ठ हम नाम ले रहे हैं, इस बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है। इस बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ किसको कहते हैं, तो ऐसा पृष्ठ जो क्या हो, जो 3D हो, ऐसा पृष्ठ जो क्या हो, 3D हो। जैसे गॉसियन पृष्ठ के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से पृष्ठ आते हैं, तो अगर गॉसियन पृष्ठ की बात करें तो गोला गॉसियन पृष्ठ का कार्य करता है, गोला, ठीक है। और अगर बात करें तो घन गॉसियन पृष्ठ का कार्य करते हैं। गोला बताइए ऐसे होता है क्या, गोला देखिए ऐसे ही होता है ना जी, हाँ। तो एक बंद पृष्ठ होता है कि नहीं, गोला चारों ओर से ऐसे बंद होता है, तो एक बंद पृष्ठ गोला होगा, ठीक है। ये 3D आकृति है, ये कैसी आकृति है, 3D है। इनमें 3 बीमाएं होंगी, ठीक है। तो ये बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ऐसे घन भी बंद पृष्ठ का निर्माण करता है। बोलिए, ऐसे ये घन हो गया, क्या घन बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं कर रहा है, ये भी तो एक बंद पृष्ठ है। घन बॉक्स संदूक बंद पृष्ठ है ना, तो ये क्या होगा, बंद पृष्ठ हो गया। ऐसे ही घनाभ बंद पृष्ठ होगा। बोलिए, ये आपके बंद पृष्ठ हो गए। तो घन, घनाभ और वृत्त, ये आपके क्या हो गए, गॉसियन पृष्ठ कहलाएंगे। कैसे पृष्ठ कहलाएंगे, गॉसियन पृष्ठ कहलाएंगे। बंद पृष्ठ को ये हम क्या नाम देते हैं, गॉसियन पृष्ठ, तो ये गॉसियन पृष्ठ कहलाएंगे। इसी प्रकार से बेलन जिसको कहते हैं सिलेंडर, बेलना मत समझ लेना रोटी पकाने वाला, ठीक है। बेलन मतलब कि क्या, सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर कैसा होगा, ऐसे, ठीक है। ये भी एक बंद पृष्ठ है, ये भी एक बंद पृष्ठ हो गया, बेलन हो गया। और ऐसे ही अगर बात करें शंकु हो गया, शंकु भी एक बंद पृष्ठ हो जाएगा। कोन इसको कहते हैं, कोन क्या है, घर का कोना मत समझ लेना इसको, कोन मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, जोकर की टोपी जैसा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, शंकु हो गया। ये तीनों, ये सभी की सभी क्या है, 3D आकृतियां हैं। और ये सभी 3D आकृतियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, गॉसियन पृष्ठ कहलाती हैं। एक बंद पृष्ठ का निर्माण करती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। इस बंद पृष्ठ को हम क्या नाम देंगे, गॉसियन पृष्ठ। कौन कौन सी आकृति गॉसियन पृष्ठ नहीं हो सकती, कौन कौन सी आकृति गॉसियन पृष्ठ नहीं हो सकती, तो जैसे हो गया वृत्त,
वृत्त बंद पृष्ठ का निर्माण करेगा? नहीं, वृत्त सीधे ऐसे होगा, ये एक बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करता है। ये 2D स्ट्रक्चर है ना, ये कैसी आकृति है? 2D स्ट्रक्चर है। तो जितने भी 2D स्ट्रक्चर है वो क्या होंगे? गॉसियन पृष्ठ का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो बंद पृष्ठ नहीं है, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पर बात करें आयत, आयत की क्यों बात करें? सीधे चतुर्भुज लिख देते हैं ना, चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज की बात करेंगे, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, बात समझ रहे हैं? किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, वो सभी के सभी चतुर्भुज जो होते हैं वो क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? 2D स्ट्रक्चर है। इनमें दो ही बीमाएं हैं, एक बंद पृष्ठ का ये निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करते हैं, तो इनको हम गॉसियन पृष्ठ की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज की बात कर दे, त्रिभुज, त्रिभुज को ट्रेंगल बोलते हैं, ट्रेंगल, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज जो होगा ये भी बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करता, ये भी 2D स्ट्रक्चर है, तो ये आपके गॉसियन पृष्ठ नहीं कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? गॉस भाई साहब का नियम समझाने से पहले हमें गॉसियन पृष्ठ बताना आवश्यक था, और गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कराना बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद से हम गॉस के नियम को बताएंगे। इतनी बातों से किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना जी। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं बात करूं ये जो आपके सामने गॉसियन पृष्ठ दिख रहे हैं, ये जो गॉसियन पृष्ठ दिख रहे हैं, या इनको बोलेंगे बंद पृष्ठ, ये जितने भी बंद पृष्ठ दिख रहे हैं, इनसे होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कर सकते हैं, या इनसे तीव्रता की भी गणना कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, ठीक है ना। तो इनसे गुजरने वाले अगर फ्लक्स की गणना करना चाहें हम, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक घन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे एक काम कर लेते हैं कि कोई घन अपने पास ले लेते हैं, कोई घन, मान लिए कि कोई घन ऐसे ले लिए, और इस घन के किसी एक कोने पर कोई आवेश है, ठीक है। इस घन के किसी एक कोने पर कोई आवेश है, ठीक है, ऐसे एक घन हो गया। और इस घन के कोने पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये थोड़ा गणना करने में मदद करेगा, इसलिए हम इस ऐसे पृष्ठ को बनाए, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा गणना करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी, मान लेते हैं कि ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स अक्ष के अनुदिश क्यों होगी? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो एक्स अक्ष की ओर जा रही होंगी, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं किधर जा रही होंगी? एक्स अक्ष की ओर जा रही होंगी, इसलिए इनकी दिशा जो होगी ऐसे होगी। अब हमको यहाँ पर गणना करना है कि वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। इस घन के टोटल कितने फलक होंगे? टोटल कितने फलक होंगे घन के? मान लीजिए कि घन और घनाभ लगभग एक ही जैसी आकृतियां हैं, बस देखिए घन और घनाभ लगभग एक ही जैसी आकृतियां हैं, बस अंतर ये है कि एक की भुजा क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और एक की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। जस्ट लाइक डेट ऐसे ही होंगे, मानकर चलते हैं ऐसा। अगर ये इसी की सभी भुजाएं बराबर हो जाए तो इसको मान के चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो ये क्या होगा कि इसकी एक सरफेस ये हो गई एक, और इसके जस्ट नीचे वाली सरफेस ये दो सरफेस हो गई, एक सामने से 3 सरफेस, और ये क्या हो जाएगी 4 सरफेस, और ये क्या हो जाएगा 5वां सरफेस, और ये 6ठा सरफेस। यानी टोटल इसमें भी कितने सरफेस होंगे? 6 सरफेस होंगे। और कौन कौन से सरफेस होंगे? तो अगर मैं इसको प्रथम सरफेस मानता हूं, ठीक है, तो ये वाला दूसरा सरफेस बन जाएगा। अगर इस इधर फ्रंट वाले को, इस साइड वाले को अगर तीसरा सरफेस मानता हूं, तो इधर से साइड वाला जो है ये क्या हो जाएगा? चौथा सरफेस हो जाएगा। अगर ऐसे जो सामने वाला है, ये पहला ऊपर वाला था और ये नीचे वाले को माने, ऐसे सामने वाले को मानेंगे तो ये 5वां सरफेस हो जाएगा, और एकदम पीछे वाले को जो मानेंगे वो 6ठा सरफेस हो जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फ्रंट वाले को, एकदम फ्रंट वाले को, मेरे यहाँ से जो फ्रंट आ रहा है उसको मैंने 5वां सरफेस माना है, और इधर से बैक जो सिरा है उसको 6ठा सरफेस हो जाएगा। 6 से कुल 6 सरफेस है कि नहीं है? अगर मैं बात करूं कि फ्लक्स की बात करूं, फाई की बात करूं, तो प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स फाई नेट की बात करूं, मैं फाई नेट की बात करूं, यानी कुल फ्लक्स की मैं बात करूं, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले टोटल फ्लक्स की मैं बात करूं। बताइए कि अगर आवेश यहां पर है तो सभी पृष्ठों से कुछ न कुछ फ्लक्स जाएंगे, ठीक है, कुछ वैद्युत बल रेखाएं मान लेते हैं जाएंगी। तो अगर मैं इस फ्लक्स पे इस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स की गणना करना चाहूं, अगर इस पृष्ठ से गुजरने वाले सभी फ्लक्स की गणना करना चाहूं, संपूर्ण फ्लक्स की गणना करना चाहूं, तो बताइए पहले पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स, मान लेते हैं कि पहले पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाले फ्लक्स को φ1 नाम दे दिए, दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को φ2 नाम दे दिए, तीसरे से φ3, चौथे से φ4। तो ऐसे ही अगर फाई नेट की बात करेंगे तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 और
6, ठीक है ना। तो जितने भी फ्लक्स गुजरेंगे ये इनका जो परिणामी होगा इन सबके योग के बराबर होगा। सभी फलकों से गुजरने वाले, सभी पृष्ठों से गुजरने वाले क्या है, फ्लक्स के योगफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। सभी पृष्ठों से होकर गुजरने वाले क्या बोलते हैं, और सभी पृष्ठों से होकर गुजरने वाले फ्लक्स के योगफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब गणना करते हैं कि सभी पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। जरा अगर मैं पहले पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करूं, φ1 की अगर मैं बात करूं, φ1 की बात करूं तो φ बराबर E इंटू डी होता है, यानी E dA cos थीटा होता है। E a cos थीटा होता है, बोलिए E a cos थीटा होता है ना। क्षेत्रफल तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो समान होगा, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल समान ही होगा, ठीक है। E a cos थीटा होता है। ध्यान से समझिएगा, E की दिशा ऐसे है और इसका क्षेत्रफलीय सदिश, A का क्षेत्रफलीय सदिश किधर होगा। अरे ये थीटा निकालने के लिए A का क्षेत्रफलीय सदिश देखना होगा ना, इसकी दिशा देखनी होगी कि नहीं देखनी होगी। ये थीटा क्या है, E और A के बीच का कोण है। थीटा क्या है, E और A के बीच का कोण है। तो E और A के बीच का कोण देखना होगा तो पहले तो इस जो ऊपर वाली सरफेस आपको दिखाई दे रही है, दीजिए तो ऊपर वाली जो सरफेस दिखाई दे रही है, इस ऊपर वाली सरफेस की अगर मैं बात करूं, ये जो ऊपर वाली सरफेस दिखाई दे रही है, यही सरफेस है ना। इस सरफेस के क्षेत्रफल की मतलब क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा ज्ञात करनी हो तो इसके द्वारा बनाए गए तल की लंबवत होगी। अरे भाई इसकी दो दिशाएं होंगी, देखिए एक तो तल के बाहर की ओर ऐसे होगी दिशा और एक तो तल के अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो एक तो तल के ऐसे बाहर की ओर होगी ऊपर और एक तल के अंदर की ओर होगी। तो हम बाहर वाली दिशा को क्षेत्रफल सदिश की क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं। तो बाहर वाली दिशा को क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा कहते हैं। तो ये ए की डायरेक्शन हो जाएगी। बोलिए ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ई वेक्टर इस डायरेक्शन में है। बताइए यहाँ पर ई वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो बनाएंगे तो ई वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बात समझ में आ रही है इतनी। तो बल रेखाएं किधर से गुजरेंगी, तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी ना, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश निकल रही है। वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है कि नहीं निकल रही है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश निकल रही है। तो वैद्युत बल रेखा की दिशा ऐसे हो गई इस डायरेक्शन में, ई की दिशा। और क्षेत्रफलीय सदिश जो होता है इस पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो इस पृष्ठ के लंबवत इस डायरेक्शन में होगा इसकी दिशा। दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा के जगह पर 90 अंश रखेंगे और 90 अंश रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बताइए कि φ1 की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं। कि इस निचले वाले पृष्ठ पर बात करेंगे तो निचले वाले पृष्ठ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस पर डायरेक्शन देखेंगे तो इस पर क्षेत्रफली सदिश की दिशा ए वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, क्षेत्रफली सदिश की दिशा ऐसे हो जाएगी। और ई की दिशा किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ई की दिशा। इनके भी बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो सीधी सी बात है φ2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, φ2 बराबर भी 0 हो जाएगा। इनको मिटा देते हैं, फिगर बड़ा कंजेस्टेड बन जाएगा तो समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर φ3 की बात करूं तो φ3 क्या है जी, φ3 ये वाला पृष्ठ है ना। तो φ3 ये वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की बात करूंगा तो इस पर ए की दिशा जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, ई की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। दोनों एक दूसरे के, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस पर ए की दिशा ये हो गई ए वेक्टर की डायरेक्शन और ये ई वेक्टर एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश ई वेक्टर की दिशा हो जाएगी। दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगा। इनको पुनः मिटा देते हैं, बस इनके कोण को ले लेते हैं, ठीक है। तो ई ए cos 180 डिग्री हो जाएगा जी, ये cos 180 डिग्री हो जाएगा। तो φ3 की बात करेंगे तो ई ए cos 180 डिग्री का मान क्या होगा, -1। 0 अंश के क्या 180 अंश के बाद सभी cos और cos sin 180 अंश के बाद अपने मान को रिपीट करते हैं। cos 0 अंश का मान 1 होगा तो 180 अंश के बाद क्या होगा, cos 180 अंश का मान -1 हो जाएगा। तो इनका मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ई ए हो जाएगा। बोलिए cos 180 अंश का मान -1 होगा तो -1 का गुणा करेंगे cos के जगह पर तो क्या हो जाएगा कि -E हो जाएगा ना। दूसरी बात यानी इधर बाहर की ओर जो फ्लक्स है इसकी मान जो होंगे वो कितने हो गए, ऋणात्मक हो गए। दूसरी बात क्या है कि φ4 की वैल्यू निकालेंगे, φ4 की वैल्यू निकालेंगे तो ई ए cos थीटा रखेंगे। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है कि इसी डायरेक्शन में इस पृष्ठ की ए की जो दिशा होगी इसी डायरेक्शन में होगी और ई की दिशा भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही दिशा में होंगे ना। तो दोनों एक ही दिशा में होंगे तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से φ4 की बात करेंगे तो ई ए हो जाएगा। बोलिए φ4 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 5 की मतलब कि क्या है, पांचवें पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की। तो पांचवा पृष्ठ कौन सा है भाई, ऐसे पृष्ठ रखा हुआ है, ये सामने वाला पृष्ठ है, यही है ना पांचवा पृष्ठ, सामने वाला पृष्ठ। तो सामने वाला पृष्ठ ऐसे हो जाएगा, ये दिशा ऐसे हो जाएगी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे हो गई और इसकी दिशा ऐसे हो गई, तो इसकी दिशा ऐसे हो गई और इसकी दिशा ऐसे हो गई, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, कितना
90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 5 निकालेंगे ई ए कॉस थीटा यानी कॉस 90, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 तो गुणा होकर के टोटल वैल्यू 0, तो यानी इधर का फ्लक्स क्या हो गया 0, ठीक है। अच्छा पीछे वाला फ्लक्स देखेंगे, पीछे वाले पृष्ठ से, छठे पृष्ठ से, तो इस वाले पृष्ठ से देखेंगे तो इसकी दिशा ऐसे, बोलिए इसकी दिशा ऐसे, और यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे, तो दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर फाई 6 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो टोटल नेट फाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो नेट फाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कुल गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फाई की वैल्यू की बात करेंगे तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और सबको जोड़ेंगे तो बताइए इससे ये जुड़ करके खत्म हो जाएंगे, बोलो जी है, इससे ये जुड़ेगा तो इसका काम तमाम हो जाएगा, अब बाकी सब तो 0 है, ऑलरेडी काम तमाम है इनका, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है ना। यहाँ पर किसी एक आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की गणना कर रहे हो तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाएगी। ये आवेश यहाँ पर है तो ऐसा स्थिति हुई, अगर ये आवेश इसके अंदर निहित होता, अगर ये आवेश इसके अंदर निहित होता तो यह जरूरी नहीं है कि सभी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। और सभी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसी बात को लेकर के तो कुछ तो फ्लक्स आएगा, और कुछ फ्लक्स आएगा तो वो फ्लक्स कैसा आएगा, इसी बात को किसने बताया था, गॉस भाई साहब ने, ठीक है ना। तो गॉस ने इसी बात को बताया था कि कुल किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। अगर ये फ्लक्स यहाँ पर आवेश थे तो इनके कारण फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया, बाहर कोई आवेश होगा उसके कारण गुजरने वाला उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाहर किसी आवेश के कारण इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अंदर अगर कोई आवेश है तो उनके कारण कुछ फ्लक्स आएंगे, और वो फ्लक्स कितने के बराबर होंगे, इसी बात को गॉस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रूफ किया था, ठीक है ना, और बताया था। इसी के संदर्भ में गॉस ने अपना क्या किया था, नियम दिया था। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से सभी आकृतियों के लिए होगी। सीधे से गोले के बारे में अगर समझते हैं, बाहर कोई आवेश रखा हुआ है और इस गोले के बारे में समझते हैं, तो बाहर से एक मान लेते हैं एक वैद्युत बल रेखा ऐसे गुजरी, एक वैद्युत बल रेखा ऐसे गुजरी, तो जितनी वैद्युत बल रेखा, मैं पूछूं कि इस गॉसियन पृष्ठ में कितनी वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश की, तो कहेंगे सर 2 बल रेखाएं प्रवेश की, और कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकली 2। तो प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं को ऋणात्मक मानते हैं और निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं को धनात्मक मानते हैं, ठीक है। तो दोनों का परिणामी देखेंगे तो कितना फ्लक्स गुजरा 0, ठीक है ना। अभी गॉस के नियम से गणना कर लेंगे, इसको गॉस के नियम से भी गणना कर लेंगे कैसे, तो सामान्यतः ऐसी परिस्थिति बनेगी, ठीक है ना। तो जितने भी प्रकार के आपके यहाँ पर मैंने जितने भी प्रकार के गॉसियन पृष्ठ की बात की है, ये सभी के सभी बंद पृष्ठ हैं, 3D आकृतियां हैं, और इन्हीं बंद पृष्ठों को ही हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स तथा इस बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश के बीच में इन्होंने क्या किया था, संबंध स्थापित किया था। इस बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश मतलब क्या है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर जो जितने भी आवेश होंगे उन सभी आवेशों का और गुजरने वाले फ्लक्स के बीच में इन्होंने क्या किया था, संबंध स्थापित किया था। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब समझते हैं कि गॉस भाई साहब का नियम क्या था, ठीक है ना। गॉस का नियम क्या था, इस बात को समझते हैं, तो ध्यान से समझिएगा गॉस का नियम क्या था। ऐसा मिटा दिए तो समझ जाओगे ना। अरे पागल हो, समझाने का क्या मतलब है, जब ये नहीं तो सबको पता चल पाएगा गॉसियन पृष्ठ क्या है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी गॉसियन पृष्ठ, समझ जाएंगे नहीं, समझ गई कि नहीं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, चुप एकदम चुप, और जिससे पूछे वही बताइए। गॉसियन पृष्ठ कहाँ सोच रहे थे, समझिए। तो अब गॉस जी का नियम क्या था, अब आपने गॉसियन पृष्ठ समझ लिया है तो गॉस का नियम क्या था, ध्यान से समझिएगा। गॉस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी बंद पृष्ठ यानी गॉसियन पृष्ठ से, ठीक है ना। तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया था किसी गॉसियन पृष्ठ से यानी कि बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε 0 गुना होता है। क्या बोला था गॉस ने? गॉस ने क्या बोला था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε 0 गुना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास गोला है,
ये गोला है, समझिए, ठीक है, ये गोला है, गॉसियन पृष्ठ का कार्य करेगा, गोला है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं वृत्त नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं गोला बोल रहा हूँ, तो गोला ऐसे होगा, गोलाकार एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेगा, और इस बंद पृष्ठ के अंदर मान लेते हैं कि मैं बहुत सारे आवेश है, ठीक है, या चलो मैं एक ही आवेश मान लेता हूँ कि इसमें जितने भी आवेश है उनमें परिणामी आवेश जो है वो क्यू है। बोलिए, जितने भी इसमें आवेश हैं उन सबका परिणामी आवेश क्या है, प्लस क्यू है, ऐसा मान लिया, ऐसा हमने मान लिया कि इस गोले के अंदर जितने भी आवेश हैं, इन जितने भी आवेश हैं इस गोले के अंदर, इनका परिणामी आवेश का मान क्या है, क्यू है। बात समझ में आ रही है? तो परिणामी आवेश का मान प्लस क्यू है। अब ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, इस गोले से मतलब इस गोले में कुल बद्ध आवेश का मान जो है वो हमने मान लिया क्या है, क्यू है। या ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक है, Q6, इसमें बहुत सारे आवेश है, तो सबका बीजगणितीय योग करेंगे तो परिणामी इससे बद्ध कुल आवेश का मान निकलेगा Q। बोलिए, निकलेगा ना? तो ये सिग्मा Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, बताइए, ऐसे जितने भी आवेश हैं उन सबके योग के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। प्लस वाले को प्लस रखेंगे, माइनस वाले को माइनस ही रख के जोड़ेंगे, ठीक है ना? तो इन सबके बीजगणितीय योग के बराबर होगा कुल परिणामी आवेश, ठीक है, ये सिग्मा क्यू लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी इस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश जो है सिग्मा क्यू है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स को अगर मैं फाई मान लूं, ठीक है, उस फ्लक्स को फाई ई या फाई मान लूं, तो फाई बराबर क्या होगा कि कह रहा है कि कुल आवेश कितना है, इतना, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी गॉस का नियम ये कहता है कि फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपान ε0, ठीक है, सिग्मा क्यू अपान ε0। गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी यहां से फाई ई बराबर आएगा क्यू अपान ε0, सॉरी, सिग्मा क्यू अपान ε0, सिग्मा क्यू अपान ε0। बोलो, बात समझ में आई जी? ये हम तो जानते हैं, वी नो डैट, हम तो ये बात जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर समाकलन ऑफ संपूर्ण का समाकलन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बोलिए, होता है ना? तो यहाँ से, और ये किसके बराबर आ गए हैं, ये सिग्मा क्यू अपान ε0 के बराबर आ गए। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा समेसन ऑफ ई डी ए बराबर क्या हो जाएंगे, सिग्मा क्यू अपान ε0। बोलो, कोई दिक्कत है? यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे भाई, फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्या है, क्षेत्रफलीय सदिश के अदिश गुणन के बराबर जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो जब ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर है गॉस के नियम से, तो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, हो जाएंगे दोनों आपस में बराबर। किसको? समेसन है, समाकलन है, ऐसे कर दिए तो इस पूरे गोले का समाकलन है, पूरे पृष्ठ का समाकलन है। बात समझ रहे हैं? पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का समाकलन हम कर रहे हैं, ठीक है, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई जी? किसी को कोई डाउट है? अब देखिए, ध्यान से समझिए, बतियाओगे तुम? कंफर्म कर रहे थे सर। क्या कंफर्म कर रहे थे? किससे? खुद से कंफर्म कर रहे थे? आपस में कर रहे थे। अब बस पीटेंगे, दिमाग से ही हो जाएगा गधा। देखिए, अब यहाँ से समझिए, अब इतनी बात तो आप समझ गए कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है, और गॉस का प्रमेय आपने समझ लिया है, तो गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति देख लेते हैं कि गॉस का प्रमेय कैसे उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना? डिराइव कर लेते हैं गॉस का प्रमेय को, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना, ठीक है ना? आपसे पूछा जाएगा प्रश्न एग्जाम में, कैसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि गॉस के नियम से आप क्या समझते हैं, तथा गॉस के नियम का निगमन कीजिए, ठीक है? गॉस के नियम से आप क्या समझते हैं और गॉस के नियम का निगमन कीजिए। इस बात को बखूबी परफेक्टली आपको समझनी होगी। तो गॉस का नियम से आप क्या समझते हैं अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है, उस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है? यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, इतना आ जाएगा।